नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। आखिरकार बस मालिकों और सरकार के बीच बातचीत क्यों रही बेनतीजा? तो एक बार फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारी हो गई है। वहीं कोरोना से छत्तीसगढ़ में भी जंग जारी है तो मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दिखाएंगे आपको कि एम्बुलेंस ड्राइवर और कर्मचारी ने कैसे पेश की मानवता की मिसाल। तो बारिश को लेकर कहां जारी है अलर्ट। और सबसे पहले बड़ी खबर कोंडागांव, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। डीआरजी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। होनहेट के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, शव बरामद। पुलिस मौके से पुलिस को नक्सलियों के हथियार भी मिले, सूत्रों के हवाले से ये खबर। और विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और क्या कुछ जानकारी? ये बता दूं कि कल जिस तरीके से कुएमारी क्षेत्र में से 4 लोगों ने जो नक्सलियों को जिन ग्रामीणों ने समर्पण किया था एसपी के सामने में, ये उसी क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है। क्योंकि जिले में नक्सली लगातार बैकफुट पे हैं तो यहाँ पर ग्रामीणों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की था, पर उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज डीआरजी कोंडागांव और डीआरजी कांकेर की ज्वाइंट टीम ऑपरेशन पे निकली थी। और ये कुएमारी क्षेत्र है, काफी अंदरूनी इलाका है केसकाल क्षेत्र का। और वहां के होनहेड़ के जंगल में नक्सली पहले से ही घात लगा के बैठे थे और पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और जो अभी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फायरिंग काफी देर तक चलती रही, अभी भी शायद रुक रुक कर वहां पे फायरिंग हो रही है। और इस घटना मुठभेड़ में अभी तक हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, पर एक नक्सली का शव बरामद हुआ और मौके से 303 एक राइफल भी बरामद हुई है। जी सर। जी, एक नक्सली मारा गया है, शव भी बरामद पुलिस ने कर लिया है और नक्सलियों के हथियार भी पुलिस को मिले हैं। ये पुलिस को सफलता हाथ लगी है क्योंकि नक्सली बार बार बीच में शहीदी सप्ताह मना रहे थे, तब भी कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य दिखाने की कोशिश नक्सली बार बार करते हैं, लेकिन पुलिस भी उनको मात देती रहती है। जिस तरीके से नक्सली और पुलिस के बीच में नक्सली जो है शहीदी सप्ताह मनाते हैं और अपनी बैठक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, पर कोंडागांव जिले की यदि बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 साल से नक्सली बैकफुट पे थे। और जो अभी दक्षिण बस्तर में जिस तरीके से नक्सलियों के बीच में दबाव बना हुआ है, तो वो नक्सली अब अपने नए पेट में नए इलाके की तलाश में निकले हुए। और कुएमारी में लगातार पुलिस के पास जानकारी आ रही थी कि वहां पर नक्सली ग्रामीणों की बैठक ले रहे हैं, अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कल पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली थी कि जो 4 ग्रामीण मिलाकर पुलिस को बड़ी सफलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक का तमाम जानकारी देने के लिए। और सुकमा से खबर, जहां सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। डीआरजी एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया, चिंतागुफा थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया। एसएलआर और 303 राइफल मैगजीन भी बरामद की है। तो यहां पर भी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। उन्होंने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। डीआरजी एसटीएफ ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। चिंतागुफा थाना क्षेत्र के जंगल से नक्सली गिरफ्तार और एसएलआर और 303 राइफल मैगजीन बरामद। खबर रायपुर से, फिलहाल बसें नहीं चलेंगी। बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच नहीं बनी सहमति। परिवहन मंत्री से हुई चर्चा बेनतीजा और ऑपरेटर्स ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी बस नहीं चलाएंगे। तो सरकार की बातचीत भी हुई थी और बस ऑपरेटर्स से, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। परिवहन मंत्री से जो चर्चा हुई उसका कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। ऑपरेटर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम बस नहीं चलाएंगे। तो फिलहाल अभी बस नहीं चलेंगी। बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री से बातचीत भी हुई थी, बस ऑपरेटर्स की चर्चा हुई, लेकिन वो चर्चा बिल्कुल बेनतीजा रही। अब बस ऑपरेटर्स का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी बस नहीं चलाएंगे। तो बस ऑपरेटर्स से सरकार की बातचीत तो हुई आज, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। परिवहन मंत्री से बस ऑपरेटर्स की जो बात हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बस नहीं चलाएंगे। जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां पे क्या स्थिति है
उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास। वित्तीय मामला जब आता है तो वित्तीय मामला, कुछ मामले राज्य के होते हैं जो मंत्रिमंडल के स्तर पे हो जाता है, मंत्री के स्तर पे हो जाता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मंत्रिमंडल में जाना होता है। तो इसलिए तत्काल ये सारे विषय जो हैं वो अधिकारियों के साथ बैठक लेकर ही कुछ तय होगा, लेकिन पूरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। तक ये बातें हम पूरी नहीं होगी, हमारी मांगे जब तक नहीं होगी तब तक बसें चलेंगी। मतलब हम चलाने में असमर्थ। जब न तो ट्रैफिक है रोड में, न हम टैक्स पटा सकते हैं, न इंश्योरेंस पटा सकते हैं, घर से न डीजल दे सकते हैं, तो घर से पैसा लगा के तो चलाएंगे नहीं। जो हमारी 15 दिन गाड़ियां चली है उसमें 1000 रुपया 1200 इनकम हुआ, 4-4 हजार रुपये हमने डीजल डाला एक बस में। तो संभव कैसे है कि एक दिन में 4000 रुपये घर से घाटा से है। जल्द से जल्द कोई मार्ग निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तय है कि हम बस चलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण न तो कोई ट्रैफिक निकल रहा है, न सवारी है। डीजल 13 रुपये 14 रुपये लीटर बढ़ गया है। एक एक ट्रिप हमने चलाया जिसमें 100 किलोमीटर का अगर वो डिस्टेंस है तो हम 3-3, 4-4 हजार रुपये डीजल का अपनी जेब से दिए हैं। तो आज हम वो स्थिति में नहीं है कि हम गाड़ी चला सके, असमर्थ हम चाह के भी गाड़ी नहीं चला सकते। हमारा अगर 13,000 बसें छत्तीसगढ़ में चलती है तो पूरे एक माह का टोटल टैक्स होता है 5 से 5.5 करोड़ रुपए, लेकिन हम निष्प्रयोग में रखने के के फार्म एम फार्म में रखने का हम एक माह का 1 लाख से 1 करोड़ से ऊपर की हम सिर्फ फीस अदा कर रहे हैं। 6 महीने टैक्स समाप्त किया जाए, बिल बेस के आधार पर टैक्स न लगाया जाए, डीजल में से वेट जो लगा है उसके कम ज्यादा के हिसाब से किराया तय किया जाए, एम फार्म के फार्म फीस जो है बहुत ज्यादा है। अवधेश जुड़े हुए हमारे संवाददाता हमारे साथ। अवधेश, बातचीत तो हुई आज परिवहन मंत्री की बस ऑपरेटर्स से, लेकिन बड़े अड़े हुए हैं बस ऑपरेटर्स भी। साफ तौर पर कह दिया कि नहीं मानी गई अगर मांगे तो बस नहीं चलाएंगे। बिल्कुल देखिए, 8 सूत्री लिखित मांग और 3 सूत्री मौखिक मांग, कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर बस ऑपरेटर्स ने आज परिवहन मंत्री से बातचीत की। तकरीबन पौन घंटे तक बातचीत की। परिवहन मंत्री ने सभी मांगों को सुना और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में अगर कहीं रियायत दी जा रही है तो उसके कागज उपलब्ध कराया जाए ताकि उसका परीक्षण अधिकारी स्तर पर करा के फिर सरकार उस पर यथासंभव निर्णय ले सके। तो कुल मिला के कि राज्य सरकार की ओर से परिवहन मंत्री ने आश्वासन तो दिया कि यथासंभव उस मांगों को पूरा किया जा सके, लेकिन परिवहन संघ के द्वारा के जो अध्यक्ष है, चाहे उनके जो सदस्य हैं, उन्होंने सीधे तौर पे निर्णय लिया कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मानी जाएगी वो बस नहीं चलाएंगे, क्योंकि डीजल में जिस तरह से 13 से 14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, किराए में वो 40% बढ़ोतरी की मांग करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 महीने का टैक्स अगर माफ नहीं किया जाएगा तो गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। व्हील बेस के आधार पर टैक्स लिया जाता था, उसे माफ करके एक स्लीपर की जगह 2 सीट लगा के चलाने की अनुमति मांगी जा रही है। बसों के निष्क्रिय रहने के समय में टैक्स न देने की मांग की जा रही है। तो कुल मिला के अब दोनों सरकार और बस ऑपरेटर आमने सामने की स्थिति बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। कोरोना के संक्रमण के दौरान राज्य सरकार या केंद्र सरकार अनलॉक की तरफ तो बढ़ रही है, बस सेवाओं को शुरू करने की अनुमति तो दी गई, लेकिन बस संघों का यह कहना है कि भारी घाटे के बाद वो बस को नहीं चला सकते, इसलिए सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए। लेकिन सरकार ने इन तमाम मांगों को पहले भी सुना है। अब पहले सरकार ने निर्णय लिया था कैबिनेट में कि बस ऑपरेटर ने जो मांग की थी कि 6 महीने का टैक्स माफ किया जाए, उसके स्थान पर 3 महीने का टैक्स माफी तत्काल कर दिया गया था और आने वाले समय में 3 और माह का टैक्स माफी के लिए सरकार ने कहा था कि विचार करने के बाद टैक्स माफी किया जाएगा। लेकिन अब बस ऑपरेटर सीधे तौर पे अड़ गए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो बसों को नहीं चलाएंगे, जिसका सीधा लग रहा है कि कोई रास्ता सरकार निकालेगी, कोई बीच का रास्ता, ताकि जो बस ऑपरेटर्स भी मान जाए और सरकार जो चाह रही है वो भी हो जाए। कोई ये रास्ता निकल पाएगा? बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में आवागमन का साधन एकमात्र साधन बस को माना जाता है, अगर निजी वाहनों को छोड़ दिया जाए तो। महज छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन से अधिक, तकरीबन 2 दर्जन जिलों में रेल आवागमन की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि बीच का रास्ता निकले, बस ऑपरेटर अपनी मांगों से पीछे हट के या कुछ मांगों को पूरा करके सैद्धांतिक रूप से सहमति दे के बसों को सड़कों पर चलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से परिवहन के साधन में बस एक सबसे बड़ा माध्यम छत्तीसगढ़ में है और ऐसे में बसों के पहिए अगर थमे
हुए हैं तो सीधे तौर पे इसका जो नुकसान है या इसका जो परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है वो आम जनता को गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि अगर जिसे जगदलपुर जाना हो, अंबिकापुर जाना है या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य अंचलों में जाना है, एक हावड़ा मुंबई रेल लाइन को छोड़ दिया जाए तो अन्य स्थानों में जाने के लिए बस सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें काफी खासा दिक्कतों का सामना करना जनता रही है। यह हमेशा होता है। अब देखना है कि सरकार मांगे मानती है या फिर कोई और रास्ता निकल कर आता है या फिर बस ऑपरेटर्स अपनी कुछ मांगों से पीछे हट जाते हैं। क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक हुई जिसमें किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए पंजीयन की तारीख निर्धारित की गई है। किसानों का पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक होगा और इस बार किसानों से खरीफ विपणन साल 2020 से 21 में अनुमानित 85 लाख टन धान की खरीदी की जाएगी और पंजीकृत किसान को ही राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। बारदाने की व्यवस्था और जो गिरदावली होगा उसका पंजीयन, तो जो गिरदावली करने के बाद धान खरीदी, धान जो भी बेचना चाहेंगे उनको पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। तो पहले गिरदावली होगी, फिर पंजीयन होगा और पंजीयन के बाद एक बारदाने की व्यवस्था के बारे में भी मीटिंग हुई है। ये प्रारंभिक मीटिंग है, इसके बाद अभी और बैठक होगी। देखो, पंजीयन होगा, पंजीयन के बाद उसको जो अपना भू अभिलेख से मिलान किया जाएगा, भूइयां सॉफ्टवेयर, उसको अपडेट करने की बात हुई है। और जब भूइयां सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो ये कठिनाई दूर हो जाएगी। रायपुर जहां आरएसएस प्रमुख के दौरे पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। हमारे कामों की प्रदेश की आरएसएस इकाई ने की है तारीफ। संघ प्रमुख बीजेपी से जुड़े लोगों को भी इस बारे में देंगे सुझाव। 15 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं मोहन भागवत। स्वयंसेवकों और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और इससे पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश की आरएसएस इकाई ने तारीफ की है। मांग को लेकर के आरएसएस लगातार संघर्ष करती रही है। गो हत्या बंद होनी चाहिए, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो लिया गया निर्णय और कदम और कार्य है उसकी उन्होंने सराहना की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय मोहन भागवत जी आएंगे तो सारे विषयों के अलावा इस विषय पे भी स्थानीय आरएसएस के लोगों को और जो लोग भी आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं उनको भी सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस हफ्ते उनसे मिले हैं वो लोग अपनी जांच करवाएं और साथ ही आइसोलेट हो जाएं। और वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं कि आप एक अजेय योद्धा हैं, आप जल्द इसे हराकर वापस लौटेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। निगम मंडलों और प्राधिकरणों की दूसरी लिस्ट करीब करीब तय हो चुकी है। दूसरी सूची में 10 से 12 विधायकों को जगह मिल सकती है। अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण में 6 विधायकों को मिल सकता है मौका। दोनों प्राधिकरणों में 3-3 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड और मंडी बोर्ड में 2-2 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। वहीं निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जिस तरीके का तेज गति से बंदरबाट हो रहा है, कांग्रेस के जो आला कमान के नेता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाले वर्ष 2023 में जब चुनाव होंगे तो ये कांग्रेस की सरकार फिर से प्रदेश में सत्तासीन नहीं होगी। इसलिए इस समय ही सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ पद से नवाजा जाए, इसी की तैयारी पीएल पुनिया जी यहाँ पर आकर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का ना असंतोष है, ना किसी भी प्रकार की कोई बात है। आने वाले समय में जो भी निगम मंडलों में नियुक्ति की जाएगी वो भी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कदम ताल करके जनहितैषी काम करेंगे। फूट और विद्रोह की बात भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में फिट बैठता है।
मरवाही विधानसभा उपचुनाव से पहले भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी बहुल जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए खजाना खोल दिया है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने जिले के लिए खोला खजाना। सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। जेसीसीजे करेगी चुनाव आयोग में शिकायत। मरवाही उपचुनाव के लिए सियासी जंग शुरू। प्रदेश में मरवाही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सरकार ने आदिवासी दिवस के दिन मरवाही जिले के लिए दिल खोलकर विकास कार्यों की घोषणा की, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। उस चुनावी समर में पराजय के भय से इस प्रकार से विकास का पिटारा खुल रही है, विकास के नए आयाम वहाँ पर गढ़ने की कवायद कर रही है। केवल घोषणावीर साबित ही होगा। चुनाव से पहले केवल घोषणाएं करना ये कांग्रेस के फितरत में रहा है। वहीं जोगी कांग्रेस मरवाही उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। स्वाभाविक है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हमको मरवाही जीतना भी है, वहाँ का विकास भी करना है। बहरहाल मरवाही जिले पर सीएम की मेहरबानी से विपक्ष का परेशान होना लाजमी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मरवाही की कुर्सी पर काबिज कौन होता है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बलौदाबाजार एटीएम तोड़कर चोरी करने का मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 22,50,000 रुपए बरामद। गैस कटर से एटीएम कार्ड करते थे चोरी। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। आईजी आनंद छाबड़ा ने पकड़ने वाले 5 पुलिस अधिकारियों को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। 22,50,000 इनसे बरामद हुए हैं और ये 7 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के रहने वाले हैं सभी आरोपी। गैस कटर से एटीएम काट कर पैसा निकालते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी का संयोग बन रहा है। रायपुर के ज्यादातर मंदिरों में 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी के समता कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 12 को ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे देखिए, जवाब तो देना होगा प्रवीण दुबे के साथ।